कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, देश के युवाओं के हरमन प्यारे नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती शीला दीक्षित जी, श्री जेपी अग्रवाल जी, श्री बीरेंद्र सिंह जी, श्री मोतीलाल वोरा जी, श्री अहमद पटेल जी, श्री जनार्दन द्विवेदी जी, भाइयों और बहनों, मैं आपका आभारी हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से कांग्रेस की इस जनसभा में हिस्सा लेने के लिए आए। मैं आज आपके सामने चंद बातें यूपीए सरकार के काम के बारे में रखना चाहूंगा। पिछले 8 सालों में सोनिया जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के आदर्शों और सिद्धांतों को अपने काम में पूरी तरह अपनाने का हर संभव प्रयास किया। इनमें धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद, सहनशीलता, समाज को जोड़ने की प्रतिबद्धता और आम आदमी के फायदे को विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा तरजीह देना शामिल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने महान देश को हम किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने हाल ही में कुछ फैसले लिए हैं जिनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाने और जनता को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। इन फैसलों के पीछे हमारी क्या सोच थी, ये भी मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, हमारे देश के करोड़ों लोग आज भी गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा से जूझ रहे हैं। अगर हम दूसरे देशों के तजर्बे को देखें तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया का कोई भी देश तेज आर्थिक विकास के बिना इस तरह की समस्याओं का मुकाबला करने में कामयाब नहीं हुआ है। तेज आर्थिक विकास से न सिर्फ देश की समृद्धि बढ़ती है बल्कि सरकार की आमदनी भी बढ़ती है, जिसे गरीबों और समाज के दूसरे कमजोर तबकों की भलाई के कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिना तेज आर्थिक विकास के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना भी मुमकिन नहीं है और तेज विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि देश में निवेश को बढ़ाया जाए, उद्योग और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए। हमने इस दिशा में बराबर प्रयास किया है और हम काफी हद तक सफल भी हुए। पिछले 8 सालों में हमने आर्थिक विकास का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हमारे देश में तेज आर्थिक विकास में एक बड़ी अड़चन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसीलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर खास ध्यान दिया है। आने वाले समय में हमने बिजली, सड़क, रेल और बंदरगाहों जैसे क्षेत्रों में बड़े लक्ष्य तय किए हैं। मिसाल के तौर पर अगले 2 सालों में 17,000 किलोमीटर
सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बिजली उत्पादन की क्षमता में 11वीं योजना में हमने एक रिकॉर्ड इजाफा किया। आने वाले सालों में हम इस क्षमता में और तेजी से बढ़ोतरी करेंगे। हम जानते हैं कि तेज आर्थिक विकास जरूरी तो है, लेकिन काफी नहीं। देश के आर्थिक विकास का फायदा आम आदमी और खासकर समाज के कमजोर तबकों तक पहुंचाना चाहिए। इसका फायदा गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। हमारी पार्टी और सरकार का ये मानना है कि देश की तरक्की ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबको सामाजिक और आर्थिक तौर पर ऊपर आने के बराबर मौके मिल पाए। आज शिक्षा के कानून की बदौलत देश में हर बच्चा बुनियादी शिक्षा का फायदा उठा रहा है। 12 करोड़ बच्चों को भारत सरकार की तरफ से स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे गरीब भाई बहनों को महात्मा गांधी नरेगा के जरिए रोजगार गारंटी दी गई है। पिछले साल 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस स्कीम के तहत रोजगार मिला है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए गांव में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण इलाकों में बिजली, पीने का पानी, सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाया जा रहा है। राजीव विद्युतीकरण योजना में 1 लाख नए गांव में बिजली पहुंचाई गई है। नौजवानों को बड़ी संख्या में स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इनको रोजगार के अच्छे मौके उपलब्ध हो पाए। हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है। इसके अलावा खेती हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि कृषि का विकास और किसानों की भलाई हमारे लिए एक प्राथमिकता रही है। फसलों के समर्थन मूल्यों में जितनी बढ़ोतरी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने की है, उतनी पहले कभी नहीं की गई। लाखों किसान भाई बहनों को कर्ज से राहत दी गई। पैदावार बढ़ाने के मकसद से कई नई स्कीमें शुरू की गई। इन कोशिशों के अच्छे नतीजे हमारे सामने अब आने लगे हैं। 11वीं योजना में कृषि की विकास पर 10वीं प्लान से कहीं ज्यादा जोर रही है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों पर भी हमने विशेष ध्यान दिया। बच्चों और माताओं में कुपोषण की समस्या का मुकाबला करने के लिए ICDS स्कीम कार्यक्रम में सुधार लाए गए हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति अल्पसंख्यक बच्चों को मिलने वाले वजीफों की व्यवस्था को मजबूत किया गया। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी और सरकार का सपना एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण का है। एक ऐसा भारत जिसमें हर नागरिक को बराबर के अवसर प्राप्त हो सके। एक ऐसा देश जिससे गरीबी और बेरोजगारी खत्म हो चुकी हो। एक ऐसा मजबूत भारत
जिसे सारी दुनिया आदर और सम्मान से देखती हो, और इस मकसद को पाने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हम जानते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक बहुत लंबा सफर तय करना है। इस सफर में हमें कई मौकों पर कठिन फैसले भी करने होंगे और कई मौकों पर हमें बहादुरी से आगे बढ़कर बदलाव को भी गले लगाना है। मैंने 21 सितंबर को देश को अपने संदेश में कहा था कि कई दफे हमें आसान रास्ता छोड़कर मुश्किल राह अपनाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा साबित हो सकता है। ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है कि वो कोई परिवार हो, कारोबार हो या सरकार, उसका खर्च आमदनी से बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की सब्सिडी का बिल लगातार बढ़ रहा है। इसमें पेट्रोलियम सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की अपनी खपत का 80% हम बाहर से आयात करते हैं। इसलिए जब विदेशी बाजारों में इन पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, इस पर हमारी पेट्रोलियम सब्सिडी बढ़ जाती है। आर्थिक मामलों के बारे में मैं जितना भी समझता हूँ, इसके बोते पर आपको पूरे यकीन के साथ बता सकता हूँ कि सब्सिडी बिल और सरकार का घाटा लगातार बढ़ने के नतीजे हमारी देश और हमारी जनता के लिए बहुत खराब हो सकते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास कम होगा, निवेश कम होगा और महंगाई बढ़ेगी। आर्थिक विकास की रफ्तार भी कम होगी और नतीजे में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी। इन सब से बचने के लिए ही हमने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के संबंध में कुछ कठिन फैसले लिए हैं, लेकिन हमने गरीबों की जरूरतों का ख्याल रखने की कोशिश भी की है। इसीलिए मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश की अनुमति देने के हमारी सरकार के फैसले पर काफी बहस हुई है। मेरा कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार का मानना है कि ये फैसला हमारे देश के हित में है। इससे आम जनता और किसानों दोनों को फायदा होगा। आज किसानों की फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसलिए बर्बाद हो जाता है कि हम यहाँ ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सुविधाएं नहीं दे पाते। रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश से इन सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। हमारे किसान भाई बहनों को उनकी फसल के बेहतर दाम मिल सकते हैं, क्योंकि वो उसे बाजारों तक पहुंचा सकेंगे। आम जनता को सब्जी और फल सस्ते दामों पर ही मिल पाएंगे। हमें ये भी उम्मीद है कि विदेशी निवेश से रिटेल कारोबार को बढ़ावा मिलने की वजह से रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। हमारे फैसले के खिलाफ एक बात ये कही जा रही है कि इससे लाखों छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा। ये गलत है। मेरा मानना है कि ऐसा या तो मामले की पूरी सूझ न होने की वजह से कहा जा रहा है और या जनता को गुमराह करने के लिए।
दूसरे देशों का तजर्बा हमें बताता है कि बड़े रिटेल व्यापार की वजह से छोटे रिटेल व्यापारी खत्म नहीं होते हैं। भारत जैसी एक बड़ी और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में दोनों तरह के व्यापार के लिए पर्याप्त जगह है और वैसे भी हम रिटेल में विदेशी निवेश की अनुमति दें या न दें, आज भी दिल्ली जैसे बड़े शहरों में घरेलू बड़ी कंपनियां रिटेल व्यापार कर रही। हमने ये एहतियात भी रखी है कि रिटेल व्यापार में विदेशी निवेश सिर्फ बड़े शहरों में हो और सिर्फ उन राज्यों में हो जहां की सरकारें इस बात की इजाजत देती। भाइयों और बहनों, ये कोई पहली बार नहीं है जब हम देश में विदेशी निवेश की अनुमति दे रहे थे। साल 1991 में हमने एफडीआई के बारे में कुछ जरूरी फैसले किए। आज उसके अच्छे नतीजे साफ दिखाई देते हैं। इस फैसले की वजह से आज हमको कई क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं और सामान उपलब्ध हो रहा है। जो राजनीतिक दल हमारे फैसलों का विरोध कर रहे हैं, उनमें और हमारे बीच फर्क इस मुद्दे पर है कि हम किस तरह से देश का निर्माण करना चाहते हैं। फर्क इस मुद्दे पर है कि हम अपनी तरक्की के लिए नई नीतियों को अपनाना चाहते हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार एक नए समृद्ध और खुशहाल देश का निर्माण करना चाहती है। इसके लिए अगर हमें कुछ नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत होगी तो हम बेशक बदलाव लाएंगे। हमने सन 1991 में भी ऐसा ही किया। उस समय भी हमारा विरोध हुआ। जिन लोगों ने उस वक्त हमारी मुखालफत की थी वो गलत साबित हुई। मैं पूरे यकीन के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग आज हमारी मुखालफत कर रहे हैं वो भी गलत साबित होंगे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार शासन के काम में भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी लगातार काम करती रही है और रहेगी। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नया कानून संसद में पेश किया गया। बेनामी को रोकने के कानून को सख्त बनाया जा रहा है। जिस तरह जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराने और इस संबंध में उनकी शिकायतें दूर करने की व्यवस्था करने के लिए एक कानून पर संसद विचार कर रही है। सरकारी स्कीमों के तहत नकद भुगतान और कुछ सब्सिडीज को नकद रूप में हम आधार नंबर के जरिए सीधे लोगों के बैंक खातों में करने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इससे वजीफों और पेंशन जैसे भुगतानों में भ्रष्टाचार की शिकायतें और देरी कम हो पाएंगी। लोकपाल बिल पर भी संसद विचार कर रही है। भाइयों और बहनों, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम शासन के काम में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी को रोकें। जो लोग सेवक वरिष्ठ हैं उनको बेशक कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन हमको ये ख्याल भी रखना है कि हम ऐसे हालात पैदा न करें जिसमें ईमानदार अधिकारी भी फैसले कर लेने से डरते लगे। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिसमें राष्ट्रीय हित के प्रोजेक्ट और तेजी से किए जाएं और उद्योग और कारोबार को बढ़ावा मिल जाए। भाइयों और बहनों, मैंने आपके सामने यूपीए सरकार की कुछ नीतियों के बारे में
कुछ मुद्दे रखे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय लगाकर मुझे सुना। मुझे विश्वास है कि आप आम आदमी की पार्टी कांग्रेस को अपना समर्थन देते रहेंगे और सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत करते रहेंगे। जय हिंद।